अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। वीडियो देखने वाले सबके लिए दुआ है कि आप जहां भी रहें खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें और हमारे इस चैनल पे अपना प्यार दिखाते रहें। एक बहुत ही जबरदस्त पॉडकास्ट लेके आए हैं, तो काफी जबरदस्त इसमें जानकारी है। तो देखते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो के ऊपर हमारा ओपिनियन अगर आप जानना चाहें तो वीडियो पे लास्ट तक बने रहिए। मेरा नाम है नदीम इकबाल जंजुआ, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। मुश्ताक भाई, मैं आपको अभी स्टार्ट करने से पहले भी बात कर रहा था, मैं अपनी ऑडियंस से भी बात कहना चाहता हूँ। मेरे को ये काम करते हुए कुछ अब लगभग 2.5 साल हो गए। हाँ, 2.5 साल हो गए। और मैंने बड़े से बड़े एक्टरों के साथ, बड़े से बड़े पॉलिटिशियनों के साथ वक्त निकाला है। मैंने किस पे रिसर्च नहीं करी, कितनी देर, कितने कितने घंटों बैठ के मैंने किताबें नहीं पढ़ी किन लोगों की जिन्होंने लिखी है, पर शायद इतनी इंटरेस्टिंग कहानी मेरी आंखों के सामने कभी नहीं आई। मतलब मैं बस बहता चला गया इस कहानी को पढ़ते हुए, और मैं चाहता हूँ आज हम वक्त लेके, चाहे जितना वक्त लगे, इस कहानी के बारे में बात करें। मैं एक बार एक छोटा सा ब्रीफ दे देता हूँ, फिर आप मेरे को बताना क्या सही क्या गलत है। आपकी कहानी कश्मीर में शुरू होती है। आप कश्मीर में प्री 1990 आपका बचपन निकला। आप वहाँ पे आपको एहसास होता है कि कुछ गन्स और कोई पावर और गन्स के साथ रहना कुछ ठीक है, और वो रास्ता आपको रेडिकलाइज कर देता है। आप उस रेडिकलाइजेशन के तहत किसी तरीके से मिलिटेंट्स के साथ जुड़ जाते हो, आप एक मिलिटेंट बन जाते हो। फिर आप वो मिलिटेंसी कश्मीर के उस पार अफ़गानिस्तान में तालिबान के साथ मिलिटेंसी करते हो। एक दिन आपको किसी वजह से आप बताओगे कैसे एहसास होता है कि ये तो सब पाकिस्तान का खेल है, ये तो असली है ही नहीं बात, ये जो जिहाद की ये बात करते हैं ये सच्चा जिहाद है ही नहीं, ये तो इसमें कोई इंसानियत है ही नहीं। और फिर आप सरेंडर करते हो। सरेंडर करने के बाद आप इंडियन आर्मी ज्वाइन करते हो। आप इंडियन आर्मी के साथ 30 साल सर्विस होती है, 31 साल, 1990 से 2021 तक। हाँ, कई ऑपरेशनों में आपका पार्ट रहता है, अंडर कवर भी और फिर कवर ब्लो होने के बाद भी। और मैं इमेजिन नहीं कर सकता मुश्ताक भाई क्या जीवन रहा होगा। बताओ मेरे को, क्या जीवन रहा है? एक वक्त था कि मैं बड़ा अपने आप पर ना ये सोचता था कि मैंने कितना गंदा काम किया, मैं कितना गंदा हूँ, मैं कितना खराब आदमी हूँ, मैंने ये क्या कदम उठाया। वो भी ज़माना था, और ये भी ज़माना है कि मैं फ़ख्र से कहता हूँ मैंने बहुत काम अच्छा किया। कम से कम मेरा अंदर वाली आत्मा तो खुश है। और जो मैं बाहर देख रहा हूँ कि मेरी वजह से कितने लोग बच गए, ये एक खुशी है। जहाँ पर वो अंधेरा मेरी ज़िंदगी में था, खा वो बचपन की भूल थी, या बचपन का वो बचपना वाला फैसला था, वॉटएवर क्या था वो, अंजाम गोल अच्छा मिला। और जो मेरी आर्मी है, इंडियन आर्मी, ये पूरी वर्ल्ड की ऐसी आर्मी है जिसने कल के दहशतगर्द को अपनाया और इसको अपना बेस्ट दे दिया, और उसने भी अपना बेस्ट दे दिया। ये बहुत बड़ी बात है मेरी आर्मी की, इंडियन आर्मी की, कि आप दुनिया में कहीं पर आपको ये मिसाल नहीं मिलेगी कि एक दहशतगर्द आ गया, उसने सरेंडर किया, फिर उसको भर्ती किया फौज में, और वो एक अफसर भी बना, जिम्मेदार भी बना, और उसने अच्छा काम करके दे दिया। ये इसी कॉन्स्टिट्यूशन में और इसी आर्मी में हो सकता है। जो बड़े बड़े दावे करते हैं, जो बोलते हैं वो यार द महदी आर्मी, हम अल्लाह ताला की आर्मी है, हम दुनिया में जहाद करते हैं, हम पाक है, हम बिल्कुल इंसाफ करने वाले हैं, उनकी भी हालत देख लीजिए। और हम ये नहीं बोलते हैं, हम बोलते हैं बस जो बाबा साहब अम्बेडकर ने हमको कॉन्स्टिट्यूशन दिया है हम उसके अंडर है, जो आर्मी ने हमको ला दिया है हम उसके अंडर है। और इसी का देख लीजिए, इसी कल के दहशतगर्द को आप आर्मी वर्दी में देख लीजिए। मौका दिया इस आर्मी ने, इसने मेरे को खाक से उठा के आसमान तक, फलक तक पहुंचा दिया। मैं मुश्ताक भाई, मेरे को अपने बचपन में ले चलो। कहाँ शुरुआत होती है, कितने
पहली आपकी जो याद है आपके बचपन की, कितने साल के थे आप? 4 साल, 5 साल, 3 साल? सबसे पहले बचपन का मेरा ये है कि मैं पॉलिटिकल घर का लड़का था। मुखिया का पोता हूँ मैं। आपको पता ही होगा एक गांव में मुखिया की क्या वैल्यू होती है। ज़मीन जायदाद बहुत थी और किसी किस्म की कोई दिक्कत नहीं थी, और शक्ल सूरत कद काठी भी ठीक ठीक ठाक थी। और उन दिनों ये प्राइवेट स्कूलों का नहीं था, सरकारी स्कूलों में पढ़े हैं। सरकारी स्कूल से ही नज़दीक में मेरा तुमलाहल स्कूल पढ़ता था, मिडिल पास किया वहाँ से। फिर हाई स्कूल टहाब गए, उधर से मैट्रिक किया। फिर डिग्री हायर सेकेंडरी पुलवामा गए, उधर से टीडीसी पास किया, 12वीं पास। फिर डिग्री कॉलेज पुलवामा, जहाँ पर ग्रेजुएशन के लिए बस वही था कि कश्मीर में शुरू हो गई। कौन से साल की बात होगी? ये 88-89 जलसे जुलूस निकले, क्योंकि 87 में जो इलेक्शन हुआ उसमें लोगों का ये था इल्ज़ाम, जिसमें सलाउद्दीन का भी इल्ज़ाम था, मकबूल इलाही का इल्ज़ाम था, और बाकी MUF के लीडर्स का इल्ज़ाम था कि गवर्नमेंट ने रिगिंग की। वो सड़कों पर आए, उनको उसके बाद ये पाकिस्तान ने इस चीज़ का एडवांटेज ले लिया, और मैं भी मुतासिर हो गया, मेरे दोस्त भी मुतासिर हो गए। हम कॉलेज में पढ़ रहे थे, शुरू में जब हमने देखे एक आध लड़के के पास पिस्टल, तो हमारा कॉलेज था, को एजुकेशन थी, पूरी लड़कियां उसी तरफ भाग रही थी। पिस्टल वाले की इज़्ज़त थी, हमारी इज़्ज़त ही नहीं थी। तो हमने सोचा हम भी पिस्टल लाएंगे, हम भी यहाँ सजाएंगे, हम भी लड़कियां पटाएंगे। हाँ, लड़कियां पटाएंगे। नहीं, उस टाइम आदमी के दिमाग में रहता है जी, बिल्कुल रहता है। नेचुरली, बिल्कुल। हाँ, तो उसी लड़की पटाने के चक्कर में पता नहीं किस्मत ने कहाँ घुमाया, कहाँ ले जाया, कहाँ से लाया, कहाँ पहुँचाया। ये जीवनी की सीख है, ये पूरे एक जीवन की अंडरस्टैंडिंग है कि लड़की के चक्कर में आदमी कितना घूम जाता है जी। अच्छा, तो ये 87, 88, 89 की बात है, आप कॉलेज में हो। कॉलेज में आप क्या पढ़ाई कर रहे थे? मैं आर्ट्स में ही था। अच्छा, मैं आर्ट्स में ही था। और वहाँ पहली बार पिस्तल देखी आपने किसी के पास, और उसके साथ जो एक ऑरा, एक पावर, एक तरीके का जो पूरा मेला बन जाता है। मेरे भाई, सलमान खान की इतनी वैल्यू नहीं जितनी उस वक्त पिस्टल वाले की वैल्यू थी। हाँ, ये जो हमारे सेलिब्रिटी है ना, हाँ, बड़े बड़े हीरो, इनकी उतनी वैल्यू नहीं जितनी कॉलेज में उस वक्त उसकी वैल्यू थी, जिसके पास पिस्टल, ग्रेनेड, AK, तो जिसके पास AK, वो तो आप बादशाह हो गया, बादशाह। अच्छा, और ये इन लोगों को ये पिस्तल और ये AK मिल कहाँ से रही थी जी? शुरू में कुछ लड़के पार गए थे, उन्होंने लाए, और LC पर भी ज़्यादा रोक टोक नहीं थी। 4-4 पिस्टलें लाते थी, 4-4 AK लाके, कोई वो नहीं था। एक आध पोस्ट थी 6-6, 7-7 किलोमीटर दूर, तो जंगल है, पहाड़ है, टेरेन खतरनाक है, तो लोग शुरू में लेके आए। कुछ लोग यहाँ पुलिस से भी लेके आए दिन में ही। पाकिस्तान होलसेल में दे रहा था, इन्होंने LC पर ही बिठा के रखे थे, जो भी कश्मीरी आएगा उसको हथियार दे दो, कश्मीरी कुत्ता भी बॉर्डर क्रॉस करेगा उसको हथियार दे दो। अच्छा, ये पाकिस्तान की स्टेट पॉलिसी थी। अच्छा, हाँ। और मतलब हथियार दे दो, हथियार के साथ फिर गोलियां भी, क्योंकि बुलेट्स भी लगेंगी। बुलेट, गोलियां, आप जाओ किसी तरीके से गड़बड़ कर दो, डिस्टर्ब कर दो कश्मीर को। अच्छा, हाँ, वाह, और ऑफिशियल स्टेट पॉलिसी थी ये, स्टेट पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान। तो आप भी गए थे? तो उसी दौरान मैंने भी कोशिश की दाएं बाएं कि मेरे को भी सिलेक्ट कर लो, मेरे को भी भेजो, क्योंकि मेरा पॉलिटिकल बैकग्राउंड था। तो लोगों ने माना नहीं, बोला कि नहीं, ये हिंदुस्तानी एजेंट का घर है, फ्रीडम फाइटर है इसका दादा। तो फिर मैंने जुलूसों में शिरकत की। मैं सबसे पहले निकलता था, आज़ादी। मैंने फिर बढ़ चढ़ कर पेश किया, ताकि मेरा जो ये लेबल लगा हुआ है घर का, ये मिट जाए। तो मैंने भी जल्द से जल्द, उन दिनों पत्थरबाजी नहीं होती थी, उन दिनों ट्रकों पर हम बैठते थे, वो कपड़े बांधते थे यहाँ, उस पर कलिमा लिखते थे और जलसा जुलूस करते थे। तो उनको लगा कि ये लड़का जोश वाला है। मेरे को जोश दूसरा था लड़की पटाने का कॉलेज में, बट
उनको लगा कि ये लड़का, तो उन्होंने मेरे को सिलेक्ट किया, भेज दिया। सिलेक्ट कैसे किया? मेरे पास बंदा एक आया, बोला आप तैयार रहना, कल आपने बॉर्डर क्रॉस करना है। तो मैंने तैयारी की, तो जूता उसी ने दिया, वो मफलर उसी ने दिया, निकला मैं। मेरे साथ मेरा दोस्त भी था एक, वो भी सिलेक्ट हो गया, दोनों हम गए। ये था 90 मार्च था। निकल गए हम पहुंचे कुपवाड़ा में, बस में ही गए, कोई रास्ते में रोक टोक कुछ नहीं। उन दिनों लोग बोलते थे सोपोर कपोर अपोर, सोपोर आ जाओ, कुपवाड़ा आ जाओ, अपोर मीन्स उस पार आ जाओ। जैसे बस का कंडक्टर यहाँ बोलता है ना, पुरानी दिल्ली, नई दिल्ली, कलकत्ता में कोई गांव या बेंगलोर में कोई गांव, इसी तरह कश्मीर में उन दिनों बोलते थे सोपोर कपोर अपोर। आ जाओ, गाड़ी में बैठो, सोपोर जाएंगे, कुपवाड़ा जाएंगे और पार जाएंगे। बसों की बसें पार जाती थी? पार जाती थी। तब तक कोई दिक्कत नहीं थी? तब तक कोई दिक्कत नहीं थी। हम भी गए, हम डोलीपोरा से चढ़े उसमें पहाड़ पर, पहुंच गए हम बिल्कुल पार। पहुंच के क्या मंजर था? वहां पहुंचे हम अठमुकाम उनका पोस्ट है, तो उस पर पहुंच गए हम। रात को यही 8 बजे हमने शुरू किया उधर से। अगले रात को हम पहुंच गए अठमुकाम। एक दिन पूरा जंगल में बैठे, फिर 8 बजे इधर से शुरू कर दिया डोलीपोरा कुपवाड़ा से, रात भर चले, सुबह फर्स्ट लाइट पर जंगल में छुप गए। अगले दिन शाम को फिर शुरू कर दिया, फिर रात को ही पहुंचे अठमुकाम पर पहुंचे। पाकिस्तान आर्मी ने, वो रेंजर्स थे, उन्होंने हलवा शलवा खिलाया, बोला ठंड लगी होगी ये वो। तो उसके बाद सुबह गाड़ियों में बिठा के मुजफ्फराबाद ले गए। कितना दूर है मुजफ्फराबाद? वहाँ से कम 6-7 घंटे लगे। 6-7 घंटे? हाँ। तो मुजफ्फराबाद पहुँचे, तो जैसे हमारी हवा बदल गई, दाएं से भी जहाद, बाएं से भी जहाद। वो टेप रिकॉर्डरों में लगा था वो बड़े बड़े मौलवियों का वो लेक्चर कि जब तुम मिट्टी में मिल जाओगे उससे पहले ही हूरें मिलेंगी उधर, ये वो दिस एंड दैट। बड़ा ना वो एकदम माहौल सा अच्छा, वो मोटिवेशन कि ये दुनिया कुछ नहीं है, कितने साल जियोगे, 60, 70, 80, 100, 150 साल, आखिर तो मरना है। वो दोस्त मेरा और मैं आपस में बातें कर रहे थे कि बस ये तब तक खुश नहीं होंगे जब तक हमारे को मरवाएंगे नहीं। हमने बहुत बड़ी गलती की। हाँ। हमने बहुत बड़ी गलती की, हम यहाँ आए। हाँ। अरे यार, लड़की के चक्कर में अगर जान देनी पड़ी तो फिर हाँ। तो फिर क्या है ये मसला। अब तो ये हूर बोलते हैं, तो हूर किसने देखी? कम से कम सैंपल भेजना चाहिए था इनको। हाँ, सैंपल भेजना चाहिए था। तो सैंपल हमने देखा नहीं। हाँ। ये बोलते हैं हूर। अगर सैंपल आ जाता तो फिर हम यकीन कर लेते। हाँ। हमने जो वो कॉलेज में हूर देखी, हाँ। उसके लिए हमको जान देनी पड़ेगी। तो ये कौन सा सौदा है? ये तो घाटे का सौदा है। घाटे का सौदा है ये तो कोई। हाँ। उधर 1 हफ्ता रहे, लगभग 8-9 दिन मुजफ्फराबाद में। ब्रेन वॉश चलता रहा। कैसे? रोज शाम को एक बंदा आता था, सुबह एक बंदा आता था, जान खाता था। उधर से हमको सिगरेट की लत पड़ी थी। जो पैसा वैसा था अपनी इंडियन करेंसी, वो उन्होंने छीन लिया एलसी पर ही। जो जाने वाले ग्रुप होते ना, उनको देते थे वो इंडियन करेंसी, तो वो छीन लेते थे। हमारे पास 1 पैसा नहीं था।
सिगरेट की लत लगी थी यहाँ ही कॉलेज में। तो अब क्या करें, कहाँ से पैसे लाए, कहाँ सिगरेट लाए, बड़ा। फिर हम सिगरेट वाले के पीछे पीछे जाते थे, जहाँ पर वो फेंकता था लास्ट वाली बिट, हम उठाते थे, 2 घूंट मारते थे, उसी में गुजारा करते थे। तो बड़ी मिजरेबल जिंदगी। फिर हम जब बाजार में गए पंगा शंगा करके, तो वहाँ की लड़कियाँ हमें ज़बरदस्त चाहती थी, और वहाँ के लोग भी चाहते थे, मुजफ्फराबाद के पीओके के। वो भी बहुत सोचते थे यही कि मरने वाले हैं, अब कम से कम इनके दीदार करेंगे। और दूसरा मस्जिदों में भी वही चल रहा था कि जहाद है, धर्म युद्ध। तो वहाँ के लोग भी बड़ी इज्जत करते थे हमको, कश्मीरियों को। और अभी तो आप पहुंचे ही पहुंचे थे, जबकि हाँ। अभी तक तो आपने बंदूक उठाई ही ना नहीं ना थी। ना ना अभी वो लेकिन अभी से जो है बिल्कुल दीदार कर रहे थे। हाँ। मतलब डे वन से। एक बात और पूछना चाहता हूँ मैं मुश्ताक भाई, जैसे ये अब उस टाइम की बात है, आपकी बात है, आपकी खास बात है ये। आप 1990 में मुजफ्फराबाद पहुंचते हो और हर तरफ लेक्चर चल रहे हैं, जिहाद की बात हो रही है। एक मुसलमान के मन में वो जिहाद की बात सुन के क्या चलता है? क्या उसको, मतलब आप जब ये सुन रहे थे आपको लग रहा था ये सही कह रहे हैं या यदि थोड़ा ज़्यादा कह रहे हैं? मतलब किस तरीके की वो होती है गतिविधि दिमाग में? देखिए, हमारी हालत ये नहीं थी जो आज की है, दिमाग की भी हालत ये नहीं थी, बट हम किसी और चक्कर में थे ज़्यादा। हम उस चक्कर में नहीं थे। तो हमें शुरू शुरू में ये बातें बहुत अच्छी लगी कि देखो ये हमको बचाना चाहते हैं जहन्नम से, ये हमको बुरे कामों से बचाना चाहते थे। अच्छी लगी शुरू शुरू में। जब उन्होंने एक्सेस कर दी ना फिर इन चीज़ों की, तो फिर हमारा मनसा उठ गया। हमने सोचा पता नहीं क्या, और दूसरी चीज़ें भी सामने आ गई। जैसे हम वहाँ थे मुजफ्फराबाद में, लोग हमें हमारी इज्जत करते थे। अगर हम दुकान पर जाते थे ना, 100-200 का चीज़ लाते, वो पैसे नहीं लेते थे। मुजफ्फराबाद वाले पीओके वाले दुकानदार बड़ी इज्जत करते थे, सिगरेट देते थे, सिगरेटों के लिए पैसे देते थे। बट हमने एक चीज़ देखा कि जो हमारा जो ये कैंप था, इसमें 200-300 लड़के थे, जो कैंप का वो बड़ा था, उसके पास पैसा आता था हमारे खर्चे के लिए। ये आहिस्ता आहिस्ता हमको पता लगा, और वो खाता था खुद, वो हमको नहीं देता था। इन चीज़ों से, ये चीज़ें देख के, कुछ और चीज़ें देख के हमको बहुत बुरा लगा। हमें लगा कि ये ठग रहा है ऑन द नेम ऑफ इस्लाम। शुरू में ही पता लग गया ये? शुरू में हमको ठीक ही लगा। हाँ। वो बातें हमने सोचा चलो भले ही हम लड़की के बहाने आए पिस्टल लेने, ये वो कुछ ना कुछ अच्छी बात बोलते हैं ये। ठीक बात। तो फिर जब हम बैठे, लगभग 1 हफ्ता 8-10 दिन बैठे, हमको कुछ चीज़ें पता लगी। यही चीज़ें कि हमारे नाम पर पैसा आता है खर्चा के लिए, जेब खर्चे के लिए आता है, हफ्ते में इनको 100 रुपये देना चाहिए, आता है पैसा। वो जो हमारा अमीर बैठा है ऊपर, जो बड़ा है कैंप में, वो हमको नहीं देता था। तो इन चीज़ों ने हमारे ऊपर ना ज़्यादा दिमाग में ये शक पैदा किया, डाउट पैदा किया कि ये क्या मसला है। अगर ये धर्म युद्ध है तो धर्म युद्ध में ये नहीं होना चाहिए। सही बात। अच्छा, गए हम 1-2 दिन गए हम, या बाजार में नारे लगाए, ये वो गाड़ियाँ की फंड फॉर जहाद कश्मीर, ये भी किया हमने। उसमें भी हमने देखा, उसमें भी घोटाला। जो बड़े बड़े लोग, जो सीनियर लोग, वो घोटाला कर रहे हैं। अच्छा, वो बड़े बड़े लोग बड़े बड़े अच्छी सुविधाओं में रहते हैं, हम भेड़ बकरियों की तरह एक कैंप में थे। तो ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता मन में बैठ। इसी दौरान अमेरिका का एक अंग्रेज कांग्रेसमैन आया, मिस्टर स्टीफन सोलाज। इन्होंने हमको रातों रात लिया एक जगह पर, वहाँ पर इन्होंने बस्ती बनाई थी, एक रिफ्यूजी कैंप, जिसमें रिफ्यूजीज रहते हैं। उसमें बोर्ड लगा था, रिफ्यूजीज फ्रॉम IOK, इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर। वहाँ औरतें थी, हमको दिया गया, हमको बोला गया तुम लोग घर वाले हैं, ब्रीफ किया।
अच्छा, पूरी कहानी ब्रीफ कर दी? पूरी कहानी ब्रीफ कर दी, हमको बिठाया वहाँ, बिल्कुल वो फिल्मिस्तान बनाया उन्होंने, जिस तरह फिल्मिस्तान होता ना, गब्बर आता, गब्बर आता ना उधर रामपुर में, रामपुर के वासियों। इसी तरह दूसरे दिन स्टीफन सोलाज आया सुबह सुबह, वहाँ ब्रीफिंग चल रही थी, हम रो रहे थे, हमारी औरतें रो रही थी, इंडियन आर्मी ने बहुत जुल्म किया हमारे ऊपर, हम भाग के आए, जान बचा के आए, हमको बचाओ, हमारे को यूएनओ के अंडर कर दो, हमारे को अमेरिका के अंडर करो। हमारे को हिंदुस्तान आर्मी ने बहुत जलील किया, हमारे औरतों के साथ गलत किया। यहां पर टर्निंग पॉइंट था, खासकर मेरे लिए और भी बहुत लोगों के लिए, खासकर मेरे लिए। इफ इट इज होली वार, इफ इट इज जहाद, तब ऐसा नहीं होना चाहिए। ये क्या है? तो मुश्ताक भाई, ये आपकी पहली जो ट्रिप है जिसमें आप अभी मुजफ्फराबाद पहुंचे हो, वहाँ 7-8 दिन रह रहे हो, पड़े हुए सिगरेट बट से आपने सिगरेट मार ली, उसी में आपको उन्होंने उठा के फिल्मिस्तान में भर दिया कि तुम करो ये सब। उसी दौरान, क्योंकि एक तो चलो ठीक है, एक लड़का अभी पिस्तौल लेने आया है क्योंकि उसको हीरो बनना है, वो आके कहता है भाई यहाँ तो कुछ अलग ही जिहाद विहाद, होली वॉर, धर्म युद्ध, ये सब इस तरीके की बातें हो रही हैं। अच्छा, ये लोग मेरा भला ही चाहते होंगे क्योंकि बात तो चलो धर्म की कर रहे हैं, आदमी एक बार सुन के तो नहीं नकारता। फिर वो धीरे धीरे उसमें घोटाले ढूंढता है, वो देखता है तो अमीर सारा पैसे खा गया, वो देखता है कि फिर हमें उठा के जी ये तो यूएस कांग्रेसमैन के सामने जो है वो करवा रहे हैं। बिल्कुल। इतने में एक ख्याल तो ये भी आ रहा होगा, यार ऐसी कौन सी लड़की पटानी है जो इस चीज में फंस गया मैं, क्योंकि ये तो बहुत बड़ा दिल है ना सर। उनके सामने सर रो भी नहीं सकते थे, न उनके सामने ज्यादा रोना न हंसना। ये हमारी एजेंसी नहीं है, ये आईएसआई है। ज्यादा हंसने पर भी देखेंगे ये क्यों हंस रहा है, ज्यादा रोने पर भी देखेंगे क्यों रो रहा है, इसलिए नॉर्मल बनो। और ये ब्रीफिंग थी, ये आपस में लड़के बोल रहे थे नॉर्मल रहो इनके सामने, अगर शोर किया ये गायब कर देंगे, ये मार देंगे, अगर ज़्यादा चुपचाप रहे तो इनको शक हो जाएगा ये इंडियन एजेंट है, तभी गायब कर देंगे। यहाँ जान की वैल्यू नहीं है। ये आपस में लड़के बात कर रहे हैं, ये लड़के आपस में बात कर रहे थे कि कुछ लड़की, सभी नहीं, कुछ लड़के जो एक दूसरे को ना पकड़ते थे, खासकर जो जिसने मैट्रिक पास किया हो, उन लोगों को थोड़ा बहुत समझ आ गया। जो वो दूसरा वो किस्म का बंदा था जिसका वो नैरो माइंड, ये वो, उनके सामने ऐसी बातें करना फजूल था। मेरे इलाके का एक टेररिस्ट था, हाशिमदीन था उसका नाम, बिल्कुल अनपढ़ एक कसाई बेचारा, तो उसको अपना नाम याद नहीं रहता था कि मेरा कोड नेम क्या है। जैसे मेरा कोड नेम इशफाक उन्होंने रखा, मुश्ताक से इशफाक, तो जब भी पूछते थे नाम लिखना है राशन के लिए, इशफाक हाजिर हो, उसको बोलते थे हाशिमदीन हाजिर हो, वो जल्दी आता था मेरे पास, मेरा नाम हाशिमदीन ही है। अच्छा, तो मैं बोलता था हाँ तुम्हारा नाम हाशिमदीन है। Have you guys noticed that feeling distracted is a bigger issue than feeling tired these days? Apparently, our brains can only focus for about 47 seconds now. You read the same paragraph 3 times. You walk into a room and forget why you were there. You zone out in the middle of a conversation. There's actually a term for this. It's called brain fog. And nearly 1 in 3 adults deal with it. The funny thing is, most of us respond the same way. More coffee. But coffee often comes with its own problems. The jitters, the anxiety, the crash a few hours later. So I started looking into what the science actually says about focus. And the one thing that kept showing up is that caffeine combined with L-theanine, a naturally occurring amino acid that's been studied for helping people stay focused without the typical caffeine jitters and crash. That's actually the idea behind NeuroGum. It was created by 2 guys in the US who became obsessed with cognitive performance and built a gum and mint around this exact combination. In fact, even a pilot study at MIT found that it helped people reach a high focus state 21% faster. It became really popular in the US and now it's finally available in India. I've been trying it recently, and if you're looking for more convenient way to stay focused and energized throughout the day, it's worth checking out. So if you want to give it a try, check the link in the description. तो ऐसे भी लोग थे जिन्होंने बॉर्डर क्रॉस किया था, उन बेचारों को क्या,
मैं कहता हूँ वो इनोसेंट बीड है, उनको मरवाया उन्होंने, उनका गुनाह उनको नहीं है, उनका पाप उनको नहीं है, वो उनको है, बेचने वालों को। बट हम कुछ लोग थे हसास, हमें दिमाग में आया, बट हम भी एक दूसरे से डरते थे। हालांकि कश्मीरी सब एक दूसरे से डरते हैं। आज के डेट में 36 ईयर्स हो गए इस इंसर्जेंसी को, आज भी कश्मीरी एक दूसरे से डरता है कि कौन किसका एजेंट निकले, आपस में पड़ोसी भी। मस्जिद में जाओ आप, एक गांव में आपको 3 मस्जिदें मिलेंगी 3 मसलकों की। मसलक यानी? मसलक मीन्स एक सऊदिया इस्लाम फॉलो करता है, एक हनफिया इस्लाम, एक सूफी इस्लाम। हाँ ठीक समझ ऐसी टाइप। हाँ ठीक समझ गया मैं। हाँ उसी टाइप की। हाँ 3। अच्छा हाँ, तो ये इस चीज़ को भी इसी ने जन्म दिया, इसी टेररिज्म ने जन्म दिया इस चीज़ को। तो हम कहाँ हैं? हम हैं मुजफ्फराबाद में। हाँ जब ये चीज़ें हमने देखी तो निकल गए मुजफ्फराबाद से अब इस्लामाबाद के लिए, रावलपिंडी के लिए। इस्लामाबाद में हम रहे एक सेफ हाउस में 2-3 दिन। वो था बांडीपोरा का कोई, कश्मीर बांडीपोरा का कोई, वो 47 में बागा था वहाँ, उसी का बाग था, मकान था, उधर रहे 2-3 दिन। उसके बाद गाड़ियाँ आ गई, ट्रकों में इन्होंने हमको भरा, ऊपर से त्रिपाल बांधा, जैसे वो बेड़ू जाते ना यहाँ राजस्थान से, दिल्ली से कश्मीर, बिल्कुल वही हालत। गाड़ी में 2 पार्टीशनर्स, उसमें बिठाया और पेशावर पहुंचाया, पेशावर के आगे जलालाबाद पहुंचाया, अफगानिस्तान में फेंक दिया। अफगानिस्तान हिज़्ब इस्लामी के कैंप में पहुंचे हम रात को, रमज़ान का महीना था। तो गए वहाँ, एक शलवार कमीज़, एक अफ़गानी टोपी और वो अफ़गानी गुमचा, क्या वो तो जो अफ़गान वाले लोग पहनते हैं, है ना, ग्लोबन टाइप, वो दे दिया, और जूता दे दिया वही अफ़गान टाइप। बोला ये जो भी कश्मीरी कपड़े तुम्हारे हैं ये सब जला दो या किसी जगह छुपा दो ज़मीन के नीचे। यहाँ तुम लोगों को कश्मीरी में बात करना मना है, उर्दू में बात करना मना है, बात ही ना करो। अगर कुछ सीखोगे पश्तो वश्तो उसमें बात कर लो, यहाँ बात नहीं करना है। यहाँ सैटेलाइट लगे हुए हैं, यहाँ ये लगा हुआ है, वो लगा हुआ है। अगर तुम लोगों का एक भी लीक हो गया कि तुम लोग कश्मीरी हो, ये है, इंडिया बमबारी करेगा, इंडिया मरवाएगा, इंडिया धमाका करवाएगा। यहाँ इंडिया के बहुत से एजेंट हैं अफगानिस्तान में। ये फर्स्ट वाली ब्रीफिंग जो अफगानिस्तान में हमको की है। जब आपसे ऐसे जैसे इंडिया के बारे में बता रहे थे, मैं नहीं समझता कि, हो सकता है मेरी समझ गलत भी हो, बट मैं नहीं समझता कि इंडिया या तो ऐसी क्षमता तब रखता था कि उठा के मार दो बम अफगानिस्तान में, है, या इतने एजेंट घूम रहे हो इंडिया के। पर जब आप एक आदमी ऐसी बात सुनता है ऐसी ब्रीफिंग में, उसको उठा के इधर कश्मीर से उधर अफगानिस्तान फेंक दिया जाता है और उसको ये बात बताई जाती है, तो आप इस बात को मानते हो? क्या आपके जहन में इंडिया को लेके ये आ रहा था कि हाँ यार वैसे ये हैं तो साले इंडिया वाले बुरे, मतलब क्या अप्रोच थी इंडिया को लेके? देखिए, ये भी हम सोचते थे कि ये हमको डरा रहे हैं। अच्छा। बट एक एंगल ये भी था कि अभी रशिया पूरा निकला नहीं था अफगानिस्तान से। अच्छा अच्छा, रशिया अफगानिस्तान से नहीं निकला था पूरा। हाँ, निकल गया था, बट नजीब उसको भी बैक कर रही थी रशिया, नजीब सरकार। अच्छा, अहमद शाह मासूद, उस एरिया में भी रशिया का ही कब्जा था अगर देखा जाए तो। मेन था अभी रशिया के अंडर ही। तब थोड़ा बहुत लग रहा था कि रशिया और इंडिया का अच्छा है, आपस में हो सकता है, बट ज़्यादा पॉसिबिलिटी नहीं लग रही थी। ज़्यादा हमको यही लग रहा था कि ये प्रोपेगेंडा है, कहीं हमको मरवा तो नहीं देंगे, फिर दुनिया के मीडिया को लाएंगे, देखो ये इंडिया नहीं मरवाए,
ये रशिया नहीं अच्छा, मरवा। तो ये डर था दिमाग में, ये क्लियर था। तो मतलब अब आप एक ऐसी जगह पे हो जहां पे आपको किसी और के लिए बंदूक उठानी है, पर आपको उनके लिए कोई खास वो नहीं है, आप उनसे डर ही रहे हो कि साले हमें ही ना मार दें। बिल्कुल। अच्छा। और दूसरा ये था कि जब ये स्टीफन सोलाज वाला केस हुआ ना, उसके बाद वही ना अपने आप से ही नफरत हो गई, यार हमने क्या फैसला कर दिया, ये पाकिस्तान पर क्यों हमने भरोसा किया। अगर चलो मान लो 5 मिनट के लिए, ये कम से कम मुसलमान है, इसको हमको मुसलमान वाली इज्जत तो देनी चाहिए। देनी हाँ, चाहिए। ये झूठा क्या बना रहे हैं हमें। हाँ, तो ये चीज़ें। उसके बाद जब अफगानिस्तान में कभी फायर भी होता था ना, मैं आपको मिसाल दूंगा, हमको बताया गया कि आगे खोस्त में जाना है लड़ाई करने के लिए। खोस्त उन दिनों नजीब सरकार के पास था और इसके बाकी लोगों के पास। इन्होंने बोला लड़ाई के लिए, हमने अभी ज़्यादा नहीं सीखा था बंदूक, हमने हाथ खड़े कर दिए। हमने बोला यहाँ एजेंसियों के तालमेल की वजह से हो सकता है हम मारे जाएंगे, उधर बच जाएंगे, या उधर और कुछ पता लग जाएगा, या कोई कश्मीरी मिलेगा उससे गाइडेंस ले लेंगे। हम ना वो जैसा एक सहरा में वो प्यासा भटकता है, उसको फिर लगता है ना वो ये पानी है, ये पानी है, वही हालत हमारी थी। हम भी उसी सहरा में भटके हुए प्यासे आदमी की तरह थे। हम भी कहीं सहारा ढूंढना चाहते थे कुछ, कि जो हमने ये गलती की या पार जाने में मदद करेगा कोई, या हमको गाइडेंस करेगा कोई। कंफ्यूज तो हम हो गए उसी दिन। घबराहट भी हो रही होगी। हाँ, घबराहट भी हो रही होगी। घबराहट उस एज में घबराहट उतनी ज़्यादा नहीं नहीं होती है। होती। उस एज में इंसान ये सोचता है कि नहीं मैं करूँगा, मैंने लड़ना है, अगर मुझे मरना भी पड़ेगा, अपने मरने से पहले इनको भी मार दूंगा। ऐसी हो रहा था। ठीक, मैं समझ गया। और आप जैसे अब इस पूरे माहौल में एक तरीके से उठा के ले गए, ले जाके फेंक दिया, इतनी देर गाड़ी में बंद हो, यहाँ वहाँ ले जा रहे हैं, तो कभी आपने ये भी कोशिश नहीं करी कि बोलूं अबे मेरे को नहीं जाना, मेरे को वापस छोड़ के आओ? अगर वो बोलते ना तो वहीं मार देते। तो नहीं, वहाँ हमने सुनी वो कहानियाँ, हाँ लोगों के साथ हुआ। हाँ। जैसे मैं आपको बताऊंगा, दरियाई नीलम है वहाँ, दरियाई नीलम के उस तरफ कोई लड़की थी जो बड़ा प्यार करती थी कश्मीरी लड़की के साथ, बिल्कुल। और वो लड़का उनके घर भी जाता था। उन घर वालों ने बोला कि हम तेरे को रखेंगे यहाँ ही घर में ही, इस लड़की के साथ शादी करेंगे। आज तक उस लड़की के बारे में कुछ पता नहीं, क्योंकि हमने सुना कहाँ तक ये सच है। बोला कि एजेंसी वालों को लगा कि कश्मीरी आएंगे यहाँ, सभी शादियाँ करेंगे, ये लड़ाई कौन करेगा इंडिया के साथ, ये सो कॉल्ड जहाद कौन करेगा। तो उन्होंने उस लड़के को ही गायब कर दिया। कुछ लोग बोलते थे वो अफगानिस्तान गया ट्रेनिंग के लिए, कुछ लोग बोलते थे नहीं वो उसको कश्मीर भेज दिया वापस, बट कोई अता पता। ये उसकी बचपन की छोटी गलती थी। हाँ। इतनी बड़ी गलती थी, मौत सजा नहीं बनती थी उसकी। नहीं। इस वीडियो के माध्यम से मुझे इतिहास का कुछ पता चला है जो कहीं ना कहीं हमारी सोचों से परे था। हमें कहीं ना कहीं ये लगता था कि ऐसा कुछ नहीं होता। बाकी ये है कि ये वीडियो आंखें खोलती है कि जिहाद किस तरीके का हुआ करता है। हालांकि इतिहास को मैंने पढ़ा हुआ है, जिहाद हमारे होते रहे हैं। सल्तनत उस्मानिया जो बनी है वो भी जिहाद के माध्यम से ही उन्होंने काम किया। उससे पहले मंगोलों के साथ लड़ते हुए बहुत सारे जिहाद हुए। तो जिहाद में हम जो है कहीं ना कहीं और चीजें देखते हैं। बाकी अगर देखा जाए जैसे जैसे दुनिया बदल रही है, जिहाद का कह लो कि नैरेटिव जो है वो भी बड़ा अजीबो गरीब हो रहा है। मैं ये देख रहा हूँ कि भाई साहब की बातों से मुझे काफी चीजें जो है अलग सी समझ आई हैं। जिहाद को भी कितना इन्होंने अलग सा बना दिया है। और उसके बाद जो लड़के हैं वो देखें कि अगर उनकी सोच जो है लिबरल सोच है, अजीबो गरीबो सोच रखने वाले के मालिक हैं, तो वो किस हद तक ये किस तरह आगे चले जाएंगे, कहीं ना कहीं वो कैसी स्थिति में अपने आप को डाल लेंगे, ये भी चीज इससे देखने के लिए मिलती है। बच्चों को शुरू से अच्छी तालीम दे, अच्छे उनके संस्कार बनाए, कहीं ना कहीं वो आने वाले वक्त का मुस्तकबिल होता है। आने वाले वक्त में उन्होंने अपने धर्म के लिए या अपने मुल्क के लिए क्या क्या कार्य करने होते हैं,
तो यहाँ कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो इनकी जो कह लो कि सोच खुद जिन्होंने बनाई, इनकी भी कुछ गलती है। दूसरा अगर देखा जाए तो इनके माँ बाप की भी कुछ ना कुछ गलती है, जिन्होंने इन्हें जहाद के बारे में असल नहीं बताया। जहाद तो बहुत किस्म का है, जहाद तो अपने मन के ऊपर भी जहाद किया जाता है, जहाद तो अपने मुल्क के लिए भी किया जाता है कि जिस मुल्क में हम रह रहे हैं उस मुल्क के कानून को फॉलो करना है, कानून का उल्लंघन नहीं करना, ये भी एक जहाद है। उसके बाद अपने कह सकते हैं कि जो 5-6 फुट का जो जिस्म है, इसके अंदर कहीं ना कहीं जहाद ये भी होता है कि इंसान अपने जिस्म के अंदर कह सकते हैं कि अच्छी सोच, अच्छा किरदार बनाए, अच्छे उसके साथ कह सकते हैं कि उसके पहनावा होना चाहिए, इंसान को कहीं ना कहीं कैसा होना चाहिए कि उसे देखकर लोग इंस्पायर हों। तो इस तरीके के भी हमें जहाद है। बाकी जहाद जो है इससे कहीं ना कहीं इस दौर के जो लोग हैं उन्होंने किस हद तक बदनाम किया है, मैं इस वीडियो के माध्यम से समझ सकता हूं। और उसके बाद अगर देखा जाए तो फिर इनका कहीं ना कहीं जब एक इंसान गलत कदम उठा ले, वो सीखने के लिए मिलता है कि उसके बाद इंसान के जिंदगी में क्या क्या मुश्किलात आती हैं, कितनी कह सकते हैं कि वो गलत स्थिति में जा सकता है। जैसे कि इन्होंने गन लेने के चक्कर में, अपने आप को पावरफुल बनाने के चक्कर में घर से जब निकले तो क्या पाकिस्तान से हमें गनें मिलेंगी, तो वहां गए तो देख लें कि आगे जो स्थिति बनी है वो देखने वाली है। बड़ी हैरान कुन है कि कैसे कैसे इनकी जिंदगी में कह लो कि बदलाव आए। ये कहीं ना कहीं जो चीजें देखा जाए तो इनके ज़हन माइंड में भी नहीं थी, वो इन्हें देखने के लिए मिली। फिर जहाद करने वाले जो लोग हैं, जो पाकिस्तान में जिन लोगों का नाम लिया जाता है, मैं तो बिल्कुल उनको लाइक ही नहीं करता हूँ। मैं तो ना उनके कह सकते हैं कि उनका जो फिरका एक होता है ना, हम उनको भी नहीं मानने वाले। और जब ये जहाद शुरू किया गया था तो उस वक्त भी उसकी मैंने हिस्ट्री को पढ़ा है, तो हमारे सारे उलमा किराम ने ऐसी चीज की इजाजत नहीं दी थी। उन्होंने कहा था कि ये चीज कहीं ना कहीं गलत है, इस तरीके की जो जहाद आप शुरू करने वाले हैं ये आने वाले मुस्तकबिल में गलत होगा, इसका कह सकते हैं कि परिणाम गलत होगा। तो वो देख लें कि ये भाई साहब ने उनका पहनावा देखा, उनका रहन सहन देखा, उनका खान पीन देखा। जहाद में हमने देखा है, अगर मैं सल्तनत उस्मानिया जैसे बनी है उस ड्रामे के माध्यम से, अगर मैं या तारीख को जो मैंने पढ़ा है उसके माध्यम से अगर कहूँ तो वो सभी एक बराबर हुआ करते थे। वो जो खुद खाते थे बड़े, वो सारे अपने लोगों को वही खिलाते थे। जैसी ट्रेनिंग खुद लेते थे वही ट्रेनिंग आगे देते थे। तो यहाँ हमें देखने के लिए क्या मिलता है, मफाद परस्त लोग जो है वो उन्होंने जहाद का लिबादा ओढ़ा, तो क्या उन्होंने आगे से किया है वो देखने के लिए मिलता है। अच्छे खाने, अच्छे कपड़े, अच्छा पैसा उनके पास आ रहा है, तो उसमें वो यशियां कर रहे हैं। जो नीचे उनके साथ रहने वाले लोग हैं तो कहीं ना कहीं वो क्या कर रहे हैं, वो बेचारे उनके पास खाने के लिए नहीं है, उनको अच्छा पहनने के लिए नहीं मिलता था। तो ये कैसा जहाज था, देख लें कि जिसके ऊपर पाकिस्तान में डिबेट हुई थी कि ये जहाज सही नहीं है, वही चीज आगे जाकर यहाँ साबित हुई। भाई साहब ने वही चीजों के ऊपर बात की है कि ऐसे लोग हमें देखने के लिए मिले, और कहीं ना कहीं जो इनकी सोच ही बड़ी नेगेटिव और गलत थी। और उसके बाद इंडिया के बारे में क्या सोच रखते थे, फिर उसके बाद आलमी जो मीडिया आता था उसके बारे में भी हमें जानने का मौका मिला कि कैसे कह सकते हैं कि प्लान करके आलमी सतह पे इंडिया का नैरेटिव जो है गलत बनाया, इमेज गलत बनाई जाए। वो भी ड्रामा जो है इन्होंने कहा कि हमारी आंखों के सामने हुआ। अभी अगर गौर से अगर बंदा देखे या इसको समझे तो मतलब जो कश्मीर में रहने वाले लोग थे, कश्मीर से निकल के आ रहे हैं, उनको तो अपने इंडिया का पता है, अपने हिस्ट्री का पता है कि हमारे लोग तो कहीं ना कहीं कैसे सोच के हैं। तो वो लोग अगर देखा जाए तो यहाँ आके ये कह सकते हैं कि इंडिया के लिए एक ऐसा हीरो कहीं ना कहीं है था, जिसको कहीं देखें कि जो शुरुआत कहाँ से हुई, कहाँ पहुंचा, जब जाकर सारा सिनेरियो सामने आया। फिर इसने सोचा कि मैं जिस रास्ते पे मैं चल रहा हूँ वो रास्ता इस्लाम का सही नहीं बता रही, ये लोग बड़ी गलत सोच लेकर यहाँ गलत नैरेटिव लेके चल रहे हैं। उसके बाद जो ये वहां उन्होंने जब कुछ काम किया कश्मीर में, कश्मीर के बाद इनको फिर अफगानिस्तान में भेजा गया। वहां जाकर जो कुछ इन्होंने देखा, वहां के लोगों के सामने जब कहीं ना कहीं अगर देखा जाए जो स्थिति बनाई थी कि इंडिया कैसा कंट्री है। देखिए झूठ जो होता है कोई भी बोले तो उसका कितना परिणाम उसे भोगना पड़ सकता है। देख लें कि ये जिहादी लोगों के मुखालिफ हुआ, ये बंदा उनकी सोच के मुखालिफ हुआ, क्योंकि उनके सामने ये झूठ बोल रहे थे कि इंडियन लोग ऐसे होते हैं। तो ये तो उनमें रह के गए थे, तो इनको तो पता था कि ये हमारे इंडियन ऐसे नहीं होते। तो देख लें जिस जहाद का नैरेटिव बनाया गया इस पूरे हिस्से में, जिसकी वजह से आज भी आग लगी हुई है, तो इसको करने वाले ही इसके जिम्मेदार हैं। इस दुनिया में भी कहीं ना कहीं ऐसी इस चीज का परिणाम भोगना पड़ता है। और इसके बाद अगर देखा जाए ये बंदा जो है ये तो समझ गया, इसको तो समझ आ गई। कुछ लोग जो है माइंड वॉश कर लेते हैं अपना, कुछ लोग जो है ऐसी बातों पे लग जाते हैं, कुछ लोग उनके नेगेटिव जो गलत पिन पॉइंट है उनको नहीं करते। जैसे इन्होंने एक कसाई का वाकया यहाँ कोट किया है
कि जिनको पता ही नहीं होता, पढ़े लिखे नहीं होते, जिनको बस तालीम नहीं होती, नॉलेज नहीं होती, वो बंदा तो इनके चक्करों में पड़ जाता है और वो जिस स्थिति में होता है। और इसी तरह से अगर देखा जाए, जैसा कि बुरहान वानी के बारे में भी सुनने के लिए मिलता है कि वो भी कहीं ना कहीं इसी सोच का मालिक था। वो भी ऐसा ही जहाज जो है इंडिया में वो करता रहा, बहुत सारे इंडिया के फौजियों के साथ वो झड़पें करता रहा। तो ऐसे लोग भी आते हैं कहीं ना कहीं जो इनके नैरेटिव को नहीं समझ पाते। बाकी ये इंडिया का एक हीरा है जो कहीं ना कहीं ये गलत स्थिति में पड़ा, गलत स्थिति में पड़ने के बाद इसे समझ आया कि ये गलत है, फिर देखें कि उसने अपने आप को बदला। इसके आगे तो हमें जानने के लिए नहीं मिला। बाकी इन्होंने बताया कि ये बंदा भी शुरू में बता रहा था कि मैं फिर जब वापस आया, फिर मैंने इंडिया में आकर सरेंडर किया, फिर मैंने माफी मांगी, फिर मैंने कहीं ना कहीं फिर इंडियन आर्मी तक मैं पहुंचा। तो ये चीज नजर आती है कि एक इंसान अगर देखा जाए तो गलत रास्ते पे चलता है तो उसका कह सकते हैं कि ये चीज है कि उसको फिर उसका हमेयाजा भुगतना चाहिए। फिर इन्होंने वो सारा कुछ भुगतने के बाद यहाँ फिर इंडिया के हित में इन्होंने काम किया और आज अगर देखा जाए तो बहुत लंबा अरसा इंडिया की फौज में नौकरी की। तो इस बंदे को अगर देखा जाए माइंड वॉश करने की तरफ जो है ये नहीं गया, इसने कहीं ना कहीं गलत और सही का अंतर किया और ये बंदे ने उसमें अंतर करने के बाद देखा कि क्या सही है और बाद में इसका जो फैसला इंडियन फौज में जाने का था। तो ये इंडिया के लिए एक कह सकते हैं कि एक ऐसा क्लू आ गया या एक ऐसा एविडेंस इंडिया के पास आया जिसके माध्यम से इंडिया पूरी दुनिया में अगर देखा जाए तो बहुत सारे लोगों को कह सकते हैं कि कटहरे में ला सकता है, क्योंकि ये एक प्रूफ है बंदा कि इसने उन लोगों की सोच देखी, उन लोगों का किरदार देखा। तो ये आलमी सतह पे भी अगर इंडिया बात उठाता है तो इसीलिए उठाता है कि इंडिया के पास ऐसे पॉइंट मौजूद हैं, ऐसे लोग मौजूद हैं जिन्होंने अपनी आंखों से ऐसे कह सकते हैं कि जिहाद का कह लो कि बनता हुआ सिनेरियो जो है वो देखा हुआ था। बाकी मैं ये समझता हूँ कि फिर भी इंडिया के जो लोग हैं वो अपने मुल्क के हित में किस कदर जो है जा सकते हैं, कितनी मेहनत करते हैं, कितनी मोहब्बत करते हैं, वो भी इस बंदे की जिंदगी से हमें कुछ ना कुछ आइडिया होता है। बिल्कुल जी। ये वीडियो देखने के बाद अंदाज़ा होता है कि जो कश्मीर के हालात हैं और कश्मीरी जो लोग हैं उनको किस किस स्थिति में से गुजरना पड़ा है और क्या क्या नैरेटिव जो है वो वहाँ पे बन रहे हैं और जो मुजाहिद वहाँ से बनते हैं उनके पीछे असल क्या है, हकीकत क्या है, कैसे बनते हैं, कहाँ पे जाते हैं, कौन है जो उनको माइंड वॉश करता है। तो वो सारी रियलिटी जो है इस वीडियो के माध्यम से जानने के लिए मिली है। भाई साहब जो है वो चले लड़की के चक्कर में ही, वो उम्र ही कुछ इस तरह की होती है कि जब इंसान नया नया जवान होता है तो उस जवानी के कह लें कि उन लम्हों में ये चीजें हो जाती हैं बंदे के साथ कि चलें जी लड़कियों के सामने हीरो बनने का शौक जो है वो आ जाता है। तो एक लड़कियों के सामने हीरो बनने के लिए एक पिस्टल इनको चाहिए था और इनको पता चला जी कि उस पार कोडवर्ड जो है उस पार से मिलते हैं। तो इन्होंने कहा क्यों मिलते हैं, कैसे मिलते हैं? उन्होंने कहा आपको फ्री मिलेंगे, अगर आप कश्मीरी हैं तो आप जाएं एलओसी पर, आपको दिया जाएगा कि आप वहां पे जाके तो जहाद करें और कश्मीर में जो है वो किसी तरह से भी आप जो है ये कहें कि कश्मीर जो है उसके साथ जुल्म हो रहा है और इंडियन आर्मी जो है वो जुल्म कर रही है। करते कराते भाई साहब जो है वो जोशो खरोश में आ गए। बड़े घर के बंदे थे, मुखिया कहते हैं कि मेरे दादा, हम यहाँ पे नंबरदार कहते हैं, मुखिया को हम नंबरदार कहते हैं और वहां पे नंबरदार को शायद मुखिया कहते हैं। तो उनके पोते, एक मुखिया का पोता होना बड़ा बड़ी बात होती है, बड़ी वैल्यू होती है। किसी किस्म की कोई दिक्कत नहीं थी। करते कराते वहां से निकले, जब लोगों ने देखा तो उन्होंने कहा नहीं आप नहीं हो सकते, क्योंकि आप एक ऐसे घराने से ताल्लुक रखते हैं, आप तो मुजाहिद बन ही नहीं सकते, आपका दादा तो फ्रीडम फाइटर है, उन्होंने तो जॉब की हुई है, आर्मी की जॉब की हुई है, तो आपको तो नहीं मिल सकता। तो करते कराते इनको मौका मिल ही गया। इन्होंने कहा जी कि मैंने नारे लगाए, मैंने कहा कि मैं कश्मीर के हक में हूँ, कश्मीर को आज़ाद होना चाहिए। तो फिर मुझे चुना गया, मेरा एक दोस्त है उसको भी चुना गया। कहते हैं कि फिर हमें 8 मुकाम से मुजफ्फराबाद, मुजफ्फराबाद से पेशावर, जलालाबाद, फिर वहां तक जो है ना उनको पहुंचाया गया। रशियन जो कह लें कि वहां पे घुसे हुए थे अफगानिस्तान में, रशिया वार जो है वो चल रही थी वहां पे, और कहते हैं कि तकरीबन जा चुके थे लेकिन पूरी तरह से नहीं निकले थे। उनके खिलाफ भी जहाँ के ये काफिर हैं, ये आगे हैं, ये मुसलमानों के साथ ज्यादती कर रही हैं, तो यहाँ पे देखे ना इनको निकालना है, काफिरों को मारना है, काफिरों को भगाना है। लेकिन ये भी मोटिवेशन होता है। उसके बाद इनको सिखाया गया
कि आपने किस तरह से ट्रेनिंग करनी है, वो ट्रेनिंग सारी इनको करवाई गई। तो शुरू शुरू में तो इनको लगा कि सही है। गलत इनको कहाँ पे लगा? गलत इनको वहां पे लगा, इन्होंने कहा कि जो कमांडर है उनको जन्नत नहीं चाहिए, जन्नत हमारे लिए बनी हुई है, पूरे हमारे लिए बनी है, उनके लिए नहीं बनी। तो ना वो पैसे हमें देते हैं, ना वो हमें अच्छी सहूलियात देते हैं। हम यहाँ पे टेंटों पे भूखे प्यासे पड़े हुए हैं, वो वहां पे एसी लगे हुए हैं, बड़ी सहूलतें हैं, और आके ब्रेन वॉश करके चले जाते हैं। तो वहां से इनको डाउट होना शुरू हुआ कि ये धर्म युद्ध नहीं हो सकता। अगर धर्म युद्ध होता तो उसमें घोटाले जो हैं उनका तो सवाल ही पैदा नहीं होता। करते कराते जो है भाई साहब अपनी बात बता रहे हैं। अब देखते हैं कि आगे क्या बताते हैं, आगे इनके साथ क्या गुजरी है। वक्ती तौर पर तो अभी ये वहीं पर है, कैंप में ट्रेनिंग कर रहे हैं, इनको सिखाया जा रहा है, डेक शेक लगी हुई है, आगे पीछे जहाद जहाद हो रहा है। तो देखते हैं कि आगे इन्होंने जहाद किया है या नहीं किया। आप लोग यहाँ तक अगर हमारे साथ जुड़े हैं तो कमेंट सेशन में आप लोग भी जरूर बताइएगा, अपनी राय जरूर दीजिएगा, और अगर आप लोगों ने चाहा तो हम पार्ट 2 जो है वो भी लेकर आएंगे। बिल्कुल जी, ये किस तरीके से वापस पलटे, क्या इनके साथ जो है आगे निकलने का क्या रास्ता था, कैसे इनको ये रास्ता कह सकते हैं कि गलत और लगा, जहां जाकर ये वापसी पलटे, वो चीजें भी जानने वाली हैं, वो भी देखना चाहिए। और उसके बाद अगर देखा जाए एक और चीज भी बीच में आती है, इन्होंने कहा कुछ लड़कियां जो है आलमी सतह पे जो कहीं ना कहीं बड़े अदारे होते हैं उनके साथ वो जो उन्होंने बयान दिए कि हमारे साथ जुल्म हो रहे हैं, वो थोड़ा सा मुझे अगर किसी बंदे को आइडिया हो, या इसके आगे देखना पड़ेगा कि वो लड़कियां क्या इंडिया की थी या जो पाकिस्तानी कश्मीर था वहां की थी, क्योंकि ये भी चीजें हमारे सीखने के लिए हैं कि क्या क्या मतलब लोग जो है झूठ किस हद तक बोलते हैं। अगर देखें कि वो पाकिस्तानी कश्मीर की लड़कियों को ट्रेनिंग किया गया था कि आपने ऐसा ऐसा बोलना है, तो कितना गलत है, झूठ बोलकर आप जिहाद का नाम ले रहे हैं। तो ये चीजें कहीं ना कहीं मैं आगे देखूंगा, देखने के बाद समझूंगा कि किस तरीके से दुनिया जो है अजीबोगरीब जिहाद का जो नैरेटिव है वो किस तरीके का, इन्होंने 2 नंबर किस किस तरीके से इसमें ऐड की हुई हैं चीजें। क्योंकि जिहाद है तो झूठ तो नहीं होना चाहिए, झूठ को तो इस्लाम में सबसे बुरा पाप माना जाता है। तो कहीं ना कहीं ये जितने भी लोग हैं तो इनकी सोच के ऊपर मुझे हैरत होती है कि ऐसे ऐसे आप जो है काम करते हैं जिससे आप ना तो अल्लाह को राजी कर सकेंगे, ना इससे कुछ फायदा हासिल कर पाएंगे। बिल्कुल जी, ये थी आज की वीडियो। इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों का क्या कहना है, आप लोग कमेंट सेशन में अपनी राय जरूर दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।